नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को करियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेकर के हैं सक्सेस मास्टर बुक से आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। इससे पहले हम दो अध्याय के बारे में बात कर चुके हैं। विकास की वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद विकास की अवधारणा के बारे में बात कर चुके हैं। तो सक्सेस मास्टर बुक का एक नया सीरीज जो स्टार्ट किए हैं उसमें आज तीसरा अध्याय है, जिसमें आज हम आनुवंशिकता एवं वातावरण के प्रभाव पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 2 नंबर पक्का रहेगा इस चैप्टर से। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आनुवंशिकता का अर्थ। ठीक है, आनुवंशिकता या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को आनुवंशिकता या वंशानुक्रम हेरिडिटी कहा जाता है। यानी आनुवंशिक गुण जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होता है यानी स्थानांतरित होता है उसे ही हम वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। यानी माता पिता का गुण या उसके पूर्वज के गुण जो है बच्चों में जो जाता है वही होता है आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है। ठीक है, अब जेम्स ड्रेबर के अनुसार इन्होंने आनुवंशिकता को परिभाषित किया है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण होना क्या है, आनुवंशिकता है। ठीक है, जेम्स ड्रेबर महोदय क्या बोले हैं कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण होना क्या है, आनुवंशिकता कहलाता है। जो भी शारीरिक गुण है यानी कद, जो बच्चों का जो लंबाई होता है, गठीला शरीर होता है। अगर माता पिता क्या है, लंबा है तो बच्चे भी लंबा होगा। माता पिता मंदबुद्धि है तो बच्चे भी मंदबुद्धि टाइप का हो जाता है। तो यही गुण जो है जो हम स्थानांतरित करते हैं अगली पीढ़ी को, वही आनुवंशिकता है जेम्स ड्रेबर के अनुसार। H.A. पैटरसन एवं वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। जेम्स ड्रेबर बोले हैं कि माता पिता से संतानों में जो गुण हस्तांतरित होता है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। वहीं वुडवर्थ महोदय और पैटरसन महोदय कहते हैं कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो विशेषता प्राप्त करता है वही क्या है, वंशानुक्रम है। ठीक है, चलिए आनुवंशिकता का प्रभाव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी विभिन्न लक्षणों जैसे शारीरिक, बुद्धि तथा चरित्र पर अलग अलग पड़ता है। कैसे, तो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। पहले शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव देखते हैं। बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक का जो है रंग रूप होता है, आकार होता है यानी लंबाई, शारीरिक गठन, हाइट, वेट, ये सब, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हाइट का निर्धारण होता है, वेट तो मान लीजिए बढ़ते घटते रहता है, वो पोषक तत्व होता है। ठीक है, तो ये गुण, सभी गुणों जो है ये कहाँ से आते हैं, आनुवंशिक गुणों का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन सभी गुणों को यानी पूर्वजों से या माता पिता से जो हम प्राप्त करते हैं। अधिकांश जुड़वा भाई द्वियुग्मक होते हैं जो दो पृथक पृथक युग्मकों से विकसित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रातृय जुड़वा बच्चे कहते हैं। भ्रातृय जुड़वा बच्चा वो होता है जिसमें क्या होता है, दो माँ के जो है दो अंडाणु एक साथ पिता के दो अलग अलग शुक्राणुओं से गर्भित होता है, तो वो अधिकांश जो है दो युग्मक होता है। ठीक है, उसमें या तो एक भाई लड़का या एक लड़की होता है। ठीक है, तो अधिकांश जुड़वा भाई दो युग्मक होते हैं जो दो पृथक पृथक जायगोट से विकसित है। एक भाइयों जैसे जुड़वा भाई और बहनों की तरह मिलते जुलते होते हैं। इसमें जो है एक एकांकी जुड़वा बच्चा होता है और एक भ्रातृय होता है। भ्रातृय दो अलग अलग जायगोट से मिलकर बनते हैं और एकांकी जुड़वा बच्चे जो होते हैं, ऐसे बच्चे माँ के एक ही गर्भित अंडाणु के दो भाग में बट जाने से होता है। तो एकांकी जुड़वा बच्चा जो होता है जिसमें दोनों या तो लड़का होता है या दोनों लड़की होती है। ठीक है, ये एकांकी होता है। एकांकी जो है माँ के एक ही गर्भित अंडाणु दो भाग में बट जाता है, ये दो भाग में बट जाता है। इसमें दोनों या तो लड़का होगा या दोनों लड़की होगा। ठीक है, और भ्रातृय जुड़वा बच्चा जो होता है ये भ्रातृय, ये जो है क्या होता है,
इसमें माँ के दो अंडाणु एक साथ पिता के दो अलग अलग शुक्राणुओं से क्या करता है, मेल होता है, जिससे इसमें भ्रातृ, जो इसमें क्या होता है, भ्रातृ बच्चे जन्म लेता है, जिसमें दो या तो दोनों में से एक लड़का होगा या एक लड़की होगा। ठीक है, ये भ्रातृ। और भ्रातृ की अपेक्षा जो एकांकी होता है उसमें ज्यादा समानता होता है। एकांकी क्योंकि दोनों सेम सेम होता है तो उसमें या तो लड़का या लड़की होती है, दोनों, तो दोनों में समानता ज्यादा रहता है, इसके अपेक्षा उसमें ज्यादा समानता रहता है। अब आगे यहाँ पे क्या बताया, अधिकांश जुड़वा भाई द्वियुग्मक होते हैं जो पृथक युग्मकों से मिल विकसित होते हैं। यहाँ भाइयों जैसे जुड़वा भाई और बहनों की तरह मिलते जुलते होते हैं, परंतु वे अनेक प्रकार से परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बालक के अनुवांशिक गुण उसके वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। बालक का जो अनुवांशिक गुण होता है, ये सभी गुण जो होता है, ये सब जो है क्या होता है, वृद्धि अति अनुवांशिकता जो है, अनुवांशिकता से प्रभावित होता है। वृद्धि एवं विकास यानी वृद्धि जो होता है, शारीरिक वृद्धि, वो भी प्रभावित होता है बच्चों के अनुवांशिकता से। और विकास करने का मतलब उसके बुद्धि, आचरण, ये सब चीज भी जो है अनुवांशिकता से प्रभावित होता है। अब देखिए, शारीरिक लक्षणों के वाहक जीन प्रखर अथवा प्रतिगामी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो भी शारीरिक गुण होता है जो माता पिता से हम प्राप्त करते हैं, वो गुण जो है एक प्रतिगामी होता है और एक प्रखर होता है। प्रखर जो होता है ये बहुत तेज होता है, ये हर एक जो है जनरेशन में दिख जाता है, लेकिन प्रतिगामी जो होता है ये छुपा हुआ रहता है। ठीक है, प्रतिगामी जो है छुपा रहता है। जब प्रतिगामी प्रतिगामी मिलता है तभी जाके ये जो है गुण दिखाई पड़ता है। लेकिन एक प्रखर जीन और एक प्रतिगामी जीन होगा, इसलिए एक प्रखर और ये प्रतिगामी, तो प्रखर जो है दिखाई पड़ता है, प्रतिगामी छुप जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मिट जाता है, मिटता नहीं, किसी न किसी जो है पीढ़ी में ये दोनों जो है आपस में मिलते हैं, प्रतिगामी प्रतिगामी, तो ये गुण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रखर और प्रतिगामी जान गए। प्रखर दिखाई देता है और प्रतिगामी जो है नहीं दिखाई पड़ता। यह एक ज्ञात सत्य है कि किन्हीं विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिलाओं में रंगों को पहचानने की अंधता, कलर ब्लाइंडनेस अथवा किन्हीं विशिष्ट रंगों की संवेदना यहाँ पर उल्टा हो गया है, नर में जो है नारी से अधिक होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो है पुरुष में ज्यादा होता है और महिला में कम होता है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर उल्टा हो गया है, कलर ब्लाइंडनेस नर में जो है नारी की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि एक दादी और एक माँ स्वयं रंग अंधता से ग्रस्त हुए बिना किसी नर शिशु को यह स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कहाँ का यहाँ बोल रहा है कि कुछ लक्षण जैसे होता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, ये जो क्या होता है पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग प्रकार से प्रकट होता है। पुरुषों में रंग अंधता क्या होता है, अधिक पाया जाता है, जबकि महिलाओं में ये कम होता है। तो दादी और माँ स्वयं जो है इससे ग्रसित नहीं होते हुए भी ये जो है अगले पीढ़ी के अपने पुत्र को ये दे सकती है, यही वहाँ पे बताता है। क्योंकि ये महिलाओं में ये प्रतिगामी होता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसीलिए और पुरुष में ये क्या होता है, प्रखर होता है। आगे हम इसको और अच्छे से बता देते हैं। ऐसी स्थिति इसीलिए है क्योंकि यह विकृति प्रखर होती है, परंतु महिलाओं में यही प्रतिगामी होता है। अब देख लीजिए कि जैसे क्या होता है कि इसका कारण यह है कि रंग अंधता जो है जीन जो है ये प्रतिगामी होता है। ठीक है, महिलाओं में, और यह एक्स गुणसूत्र से जुड़ा होता है। ये एक्स गुणसूत्र से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब जान लीजिए पुरुष में जो है, पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र होता है और महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि अगर महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसलिए यदि एक जो है यानी कि एक जो है क्या है दोषपूर्ण हो जीन हो, यानी कि ये कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। ठीक है, और इसमें नहीं है, तो महिलाओं में क्या होता है कि जो ये दोषपूर्ण होता है, ये जो ये दूसरा, और दूसरा क्या होता है समान होता है, तो केवल ये वाहक का काम करती है, इसमें होगा नहीं, ये वाहक वहन कर देते हैं अपने अगली पीढ़ी में। जैसे अगर पुत्र हुआ तो पुत्र में ज्यादातर हो जो होता है कि वो हो ही जाता है अगर किसी महिला में। महिला ये इसका जो है वाहक है, चाहे जीन जो है महिला का जीन होता है, ये किसी चीज का कलर ब्लाइंडनेस हो या कोई बीमारी हो तो इसका वाहक का काम करती है। और पुरुष में जो है एक्स वाई होता है, एक्स और वाई और
आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस का जो है गुणसूत्र एक्स से जो है जुड़ा हुआ है। तो अगर पुरुष में अगर ये समस्या है तो ये अगली पीढ़ी को भी प्रदान कर देगा, क्योंकि इसमें दो एक्स नहीं है। और महिलाओं में दो एक्स है, एक प्रखर एक प्रतिगामी हो जाता है, यानी कि एक जो है दोषपूर्ण भी है और एक नहीं है, एक समान है। तो जो क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, अगली पीढ़ी को ये वाहन करेगी। इसमें होगा नहीं, बहुत ही कम होता है एक्सेप्शनल में। जैसे अगर 12 पुरुष है तो इसमें से एक पुरुष को जो है कलर ब्लाइंडनेस होगा, लेकिन अगर 200 महिलाओं में 200 महिला में से सिर्फ एक महिला को ही जो है क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। इसलिए महिला जो है कलर ब्लाइंडनेस जो भी है इसका जो है वाहक है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। लेकिन पुरुष में अगर ये है तो ये हर एक पीढ़ी को ये स्थानांतरित करके जाएगी, ठीक है, क्योंकि पुरुष में ये प्रखर होता है। अब जीन जो है जोड़ों में होते हैं। जीन क्या होता है, जीन्स क्या होता है, तो जीन्स जो होता है ये जो है हमारा जो गुण होता है, इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक माता पिता का जो और अपने पूर्वजों का जो गुण होता है संतान में जो है स्थानांतरित जीन के माध्यम से ही होता है। यदि किसी जोड़े में दोनों जीन प्रखर होते हैं तो उस व्यक्ति में वह विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि दोनों जीन अगर लंबाई का जैसे है, अगर दोनों जीन प्रखर है तो बच्चा जो है लंबा दिखेगा, ठीक है, दोनों। अगर एक यहाँ पर आगे देख लीजिए, उस व्यक्ति में वो विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा, जैसे रंगों को पहचानने की अंधता। यदि एक जीन प्रखर और दूसरा प्रतिगामी है तो तब भी जो है प्रखर जीन जो है अस्तित्व में रहेगा और प्रतिगामी जो है नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं प्रतिगामी खत्म नहीं होगा, फिर किसी न किसी पीढ़ी में वो दिखाई देता ही है। प्रतिगामी जीन आगे संप्रेषित हो जाएगा और यह अगली किसी पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित कर सकता है, अभी बताया। अतः किसी व्यक्ति में किसी विशिष्ट लक्षण के दिखाई देने के लिए प्रखर जीन ही जिम्मेदार होता है। जो प्रखर मतलब जो मजबूत जीन होता है वो दिखाई देता है। जो अभिलक्षण दिखाई देते हैं और प्रदर्शित होते हैं उसमें आंखों का रंग उन्हें समलक्षणी कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जो अभिलक्षण दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप या समलक्षणी कहते हैं, और जो नहीं दिखाई देता है उसे समजीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। प्रतिगामी जीन अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते जब तक कि वे अपने समान अन्य जीन के साथ जोड़े नहीं बना लेते। प्रतिगामी प्रतिगामी जब मिलेगा तभी जाके वो जीन वो जो है गुण प्रदर्शित होगा, किसी पीढ़ी में दिखाई देगा, नहीं तो अन्यथा नहीं दिखाई देगा। चलिए अब आगे देखते हैं बुद्धि पर प्रभाव, अनुवांशिकता का बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन की योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मतलब क्या है, मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह से समायोजित करता है यह उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है, मानसिकता पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है अनुवांशिकता का। अगर माता पिता क्या है मंद बुद्धि के हैं तो बच्चे भी मंद बुद्धि के होते हैं। यहाँ पे बताया है गोलार्ड महोदय कि मंद बुद्धि माता पिता के संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि वाले होती है ज्यादातर। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है, ठीक है। अगर बच्चा जो है मानसिक रूप से मजबूत है तो संवेग उसका जो है यानी भय, क्रोध, ईर्ष्या, खुशी, ये सब चीज का उसमें विकास अच्छे तरीका से हो पाएगा। अगला है बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आप संवेगात्मक विकास में हम बताए हुए हैं कि अगर बालक मानसिक रूप से अगर संवेगात्मक रूप से क्या है कमजोर है, उसके वो चिड़चिड़े स्वभाव के हैं तो उसका सामाजिक, मानसिक, नैतिक, भाषाई सभी पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि उसमें ईर्ष्या या वैमनस्यता की भावना अधिक होती है तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इसका सबका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है। समझ गए। चलिए आगे है संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते, ऊपर ही बताए हैं। फलस्वरूप उसका मानसिक विकास भी क्या होता है, प्रभावित होता है। सही ढंग से पढ़ नहीं पाएगा तो मानसिक विकास प्रभावित हो। अब चरित्र पर प्रभाव। डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसार अनुसंधान के आधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी बच्चे पर
पड़ता है। कैसे? व्यक्ति के चरित्र पर उसके वंशानुगत कारकों का भी प्रभाव भी स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसलिए बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। डगडेल ने 1870 में जियुक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके यह बात सिद्ध किया था कि बच्चे माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एनवायरमेंट। आनुवंशिकता के बारे में देख लिया, अब वातावरण के बारे में देखते हैं। चलिए इसका जो है नोट्स भी हमारे पास है। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर नंबर रहेगा या टेलीग्राम लिंक रहेगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए वातावरण के देखते हैं। वातावरण का अर्थ है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है परिजोड़ आवरण, यानी चारों ओर जो चारों ओर से ढका हुआ है वही चीज क्या है? वातावरण है। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब ढका हुआ, जो हमें चारों ओर से ढका हुआ है, जो हमें प्रभावित करता है, वही क्या है? वातावरण। पर्याय दो शब्दों से परि एवं आवरण से के मिलने से बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घेरने वाला। प्राणी या मनुष्य जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। प्राणी क्या है? इन सभी चीजों से घिरा हुआ, यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसमें वातावरण या पोषक के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण को वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आनुवंशिकता को जो है जैविकता के नाम जैविक के नाम से भी जाना जाता है आनुवंशिकता को, ये याद रखिए। पालन पोषण जो है वातावरण में आ जाता है। ठीक है, पालन पोषण वातावरण में आता है। अब आगे देख लीजिए, वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है उतना ही क्या है? वातावरण का भी। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता को क्या कहते हैं? सामाजिक वंशानुक्रम। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है। व्यवहारवादी जो भी है, थॉर्नडाइक, स्किनर, पवलोव, ये सब जो है आनुवंशिकता से ज्यादा वातावरण को अनुभव महत्व दिया है, क्योंकि बच्चे वातावरण में ज्यादा सीखते हैं। आनुवंशिकता से जो मिलता है उसको वातावरण अगर अच्छे से मिला तो उस चीज को चेंज भी कर सकते हैं। अब एनास्टेसी के अनुसार पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करता है। यानी पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। अब जिस वर्त के अनुसार जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वही क्या है? प्रभाव पर्यावरण है। यानी कि जो किसी एक वस्तु को, यानी जैसे मानव ही हुआ तो मानव को चारों ओर से ढका हुआ है और प्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करता है, तो वो क्या है? पर्यावरण है। हॉलैंड एवं डगलास के अनुसार जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाह्य समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। ठीक है, ये इसका कथन था। ये भी कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न में डाल देता है और पूछ देता है कि ये किसके अनुसार है। अब है वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव निम्नलिखित है, देख रहे हैं। पहला है शारीरिक अंतर का प्रभाव। शारीरिक अंतर में देख लीजिए क्या है कि व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, किंतु इस पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। कैसे? तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद क्या होता है? छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। ठीक है, अनेक पीढ़ियों से निवास स्थल में परिवर्तन होने के बाद उपरोक्त लोगों का कद एवं रंग में अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण देखा गया है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोग अगर मैदानी क्षेत्र में आके रहे तो उसके बच्चे का जो है शरीर लंबा एवं गठीला हो सकता है। ठीक है, और मैदानी क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में जाए तो जो है वहां के अनुसार बच्चे जो है उस वातावरण के अनुसार जो है जन्म ले। ठीक है, अब है प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। ये वातावरण से जुड़ा हुआ है। कुछ प्रजातियों में बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत न होकर वातावरणीय होता है। वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उसके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध है।
उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, यदि एक महान व्यक्ति के पुत्र ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध न हो, तो वह अपने पिता की तरह महान बनना संभव नहीं हो सकता। यानी कि एक जो है IAS हो चाहे एक डॉक्टर के बच्चे को अगर हम आ, उसके पिता के अनुसार या उसके माता के अनुसार वातावरण नहीं देंगे, एक गलत परिवेश में जाकर रख देंगे, तो वो कभी भी डॉक्टर या इंजीनियर या IAS नहीं बन पाएगा। लेकिन वही एक छोटे परिवेश में रहने वाले बच्चे जहाँ का शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, सांस्कृतिक विभिन्नता ठीक नहीं है, सामाजिक वातावरण ठीक नहीं है, उसको एक अच्छे वातावरण में जाके हम अगर रख दें, शैक्षिक वातावरण जहाँ मिले उसको, सांस्कृतिक वातावरण अच्छा मिले, तो वो गरीब बालक भी अच्छा कर सकता है। ये वातावरण का भी प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं व्यक्तित्व का प्रभाव। चलिए इसको हम अगले वीडियो में हम बताएंगे व्यक्तित्व का प्रभाव। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में हम इसको पूरा खत्म कर देंगे, फिर पार्ट 3 में इसका जो है क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे। ये डे 1 था, डे 2 का जो है वो अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।